जो सीएम बदलने वाला फॉर्मूला है ये तो कांग्रेस ने पंजाब में अपनाया है, तो यहाँ कांग्रेस को क्या इसका फायदा मिल रहा है? कांग्रेस कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, उन्होंने अपना सबसे मजबूत दांव खेल दिया है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध ना करते और उनकी एक तरीके से खुला रेबेलियन नहीं होता तो आज और भी मजबूत स्थिति थी। उत्तराखंड में आंकड़ों के अनुसार कहीं ना कहीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्देश देना अच्छा लगा है। तो कट्टर भाजपाई वोट बैंक है वो वैसे का वैसा ही है। वहीं पे जो कांग्रेस है वो उस सत्ता विरोधी माहौल का फायदा नहीं उठा पाई। गोवा, मणिपुर, वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, जीत तो भाजपा रही है इस वक्त, लेकिन वो जीत क्यों रही है वो साफ इसलिए है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दूसरे नंबर पे वोट शेयर लेके। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ इस वक्त सी वोटर के सीनियर एडिटर मनु शर्मा जी मौजूद हैं। मनु, बहुत स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में एबीपी न्यूज पर। तो ये 5 राज्यों के अंदर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हीं 5 राज्यों की चुनावी नब्ज टटोलने का सिलसिला लगातार सी वोटर के साथ एबीपी न्यूज का जारी है। इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने 3 सितंबर को आपके सामने ये एक ओपिनियन पोल जो सर्वे है वो रखा था। अब करीब 1 महीने के बाद 8 अक्टूबर तारीख आज की, जब ये ओपिनियन पोल का सर्वे आपके सामने है, तो मनु, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस 1 महीने के अंदर ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ बिग पिक्चर अब क्या उभर रही है, क्या तब्दील हो रही है? क्योंकि पिछली बार मतलब सितंबर में जब हम ये सर्वे लेकर आए थे तो 5 राज्य, जिनमें 4 में बीजेपी की सरकार, कमोबेश बीजेपी चारों राज्यों में अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो रही थी, और सिर्फ एक राज्य पंजाब जहां पर कांग्रेस सत्ता में, वहां पर कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा रही थी पंजाब में। तो अब इस 1 महीने में क्या बदला है? देखिए, राजनीति में कहने को तो कुछ नहीं बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया है। हाँ। पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है या उनकी जो एक कह सकते हैं तरीके से बढ़त है वो 4 राज्यों में है, लेकिन वो बढ़त किस गुणवत्ता की है उसमें थोड़ा सा फर्क एक हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो हम बात शुरू कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव शायद बहुत आसानी से हार जाएगी और कांग्रेस की वापसी तय लग रही थी। कांग्रेस के जो नेता हैं हरीश रावत जी, वो इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं उत्तराखंड के। जब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आपकी पहली प्राथमिकता कौन है एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो हरीश रावत जी का नाम आता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं, जो नए मुख्यमंत्री हैं, और एक और नेता है भाजपा के अनिल बलूनी, उनके नाम भी साथ साथ आते हैं। लेकिन होता क्या है कि संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस जो है वो अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पा रही। तो उत्तराखंड में कांग्रेस अपने वोट शेयर में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उसकी हालत पिछले विधानसभा चुनाव में थी वहीं पे खड़ी है, जस की तस है। वोट शेयर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हल्का सा कम हो रहा है, तकरीबन 45% पे आ रहा है, जबकि वो 46.5 था पिछली बार। लेकिन ये बहुत ही मार्जिनल सा फॉल है, ये बहुत छोटा फॉल है। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इंटैक्ट है। आम आदमी पार्टी 10% वोट शेयर ले जा रही है और कांग्रेस का वोट शेयर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है पिछले विधानसभा की बनस्पत। तो उत्तराखंड तो वहीं का वहीं खड़ा है। उत्तराखंड पर ही जरा सी और बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में अब 2 चीजें हैं मेरे मन में, दोनों का आप जल्दी से सवाल जवाब दे दीजिए सवालों का। एक तो ये कि साहब ये जिस तरीके से बीजेपी ने सीएम बदलने का खेल उत्तराखंड में खेला है, क्या ये बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है अभी? और दूसरी बात ये कि फ्री बिजली वाला मुद्दा जो लेकर आम आदमी पार्टी उतरी है उत्तराखंड चुनाव में, तो वहां पर क्या ये मुद्दा है? अदरवाइज कौन से बड़े मुद्दे हैं जो वोटर के जहन में इस वक्त चल रहे हैं उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड में एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे कह सकते हैं, सत्ता के खिलाफ जो है एक माहौल बना था। लेकिन भाजपा ने क्या किया, पहला तो एक बार मुख्यमंत्री को बदला, जब उनसे संतुष्ट नहीं हो तो दूसरी बार फिर बदल दिया। अब कुछ विश्लेषकों का यह आकलन था कि इसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी और कमजोर हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार डेटा ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी का इतना त्वरित तौर पर कोई एक्शन लेना, कोई निर्देश देना अच्छा लगा है। तो जो उनका कोर वोट बैंक है, जो कट्टर भाजपाई वोट बैंक है, वो वैसे का वैसा ही है, वो उनको मिल जाएगा। ठीक है। बात अगर हम करें मुद्दों की, तो मुद्दों में पहले जो नाराजगी का वो
जो एक दौर था भाजपा के खिलाफ, वो इस तरीके से आ रहा था कि जो नेतृत्व था वो थोड़ा लोगों से दूर दिख रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि सत्ता और जनता के बीच में एक दूरी थी, जो कहीं ना कहीं ये चेंजेस के कारण पूरी या कम होती दिख रही है। वहीं पे जो कांग्रेस है, वो उस सत्ता विरोधी माहौल का फायदा नहीं उठा पाई। वो अपने आप को एक जनता के हितैषी के तौर पे नहीं पेश कर पा रही है। और आम आदमी पार्टी ने ये बिजली का मुद्दा उठा के, और फिर एक एक्स सर्विसमैन का जो प्लैंक है, क्योंकि उनके जो जो मुख्य नेता हैं वो कर्नल कोठियाल जी हैं शायद, जी तो उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन का भी प्लैंक उठा लिया। और जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड में से बहुत आबादी है जो सेना में काम कर चुकी है या बिल्कुल कर रही है। तो इसलिए उनको एक ट्रैक्शन मिला है, जिसके कारण शायद आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस बार डबल डिजिट में आ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह कि भाई विपक्ष का जो वोट था उसके अंदर एक तरीके से आम आदमी पार्टी की भागीदारी, एक तो इसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है, फायदा नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम को लेकर बदलाव फैसले बीजेपी ने लिए हैं, कुल मिलाकर उससे बीजेपी जो सत्ता विरोधी नाराजगी थी उसको काफी हद तक कंट्रोल दूर करने में कामयाब होती नजर आ रही है। चलिए उत्तराखंड से पंजाब चलते हैं। अब ये एंटी इनकम्बेंसी काउंटर करने के लिए जो सीएम बदलने वाला फॉर्मूला है, ये तो कांग्रेस ने पंजाब में अपनाया है। तो यहाँ जी, कांग्रेस को क्या इसका फायदा मिल रहा है? चन्नी साहब चुनाव जिता पा रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, ये जो एक नेशन वाइड ट्रेंड होता है, एक राष्ट्रव्यापी ट्रेंड होता है, वो सब जगह देखने को मिलता है। तो ओके। पंजाब में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सीएम बदलने से लाभ हुआ। लेकिन ज्यादा लाभ इस बात का हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद पहली बार पंजाब में कोई गैर सिख सीएम प्रोजेक्ट हुआ है या हुए हैं। अब उससे क्या हुआ कि जो, जैसा सब जानते हैं कि पंजाब में जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब, सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक है, वो तकरीबन तकरीबन 30% प्लस है। बिल्कुल और 32% उस के आसपास। कम्युनिटी में से आज तक पार्टी जो थी, किसी भी पार्टी ने हिम्मत नहीं करी एक नेता प्रोजेक्ट करने की। जी। लेकिन कांग्रेस ने ये पहला दांव खेला है, वो पायनियर साबित हुए। जो सोचते थे वो कांग्रेस ने कर दिया। हम्म। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ दिख रहा है। हम्म। कांग्रेस ने, हम देख रहे हैं आंकड़ों में, पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा क्लॉबैक किया है। अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे शायद आम आदमी उभर रही है, पर अब फर्क उतना नहीं रह गया है। ठीक है, तो गैप हमारे कम कर रहे आंकड़ों हैं। आप के कह रहे हैं कि मुताबिक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गैप कम हो रहा है, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से कहा कि साहब ये जो एससी फेस कांग्रेस ने प्रदेश को दिया है, पंजाब को दिया है, इससे जो एससी समुदाय है जो कि करीब 32% के आसपास वोटर है पंजाब में, उसमें एक अच्छा मैसेज दिया है, उसका फायदा पंजाब में कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं इसका दूसरा पक्ष ये है कि कहीं जाट से कांग्रेस से नाराज ना हो जाए, ये बात भी कही जा रही थी। और ऐसे में सबसे बड़ा नाम आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो खुलकर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, जो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है। ये बिल्कुल एक तरीके से ऑपोजिट हालात हैं। उत्तराखंड में हमने नहीं सुना बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को जिनको बदला गया कि वो पार्टी के खिलाफ किसी तरीके की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो खुली बगावत जो कैप्टन साहब ने कर दिए, इसका नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? नजर आ रहा है कुछ ऐसा? देखिए, इसी का थोड़ा मन है जिस कारण कांग्रेस अभी क्लियर लीड या विनर के तौर पे नहीं उभर रही है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध ना करते और उनकी एक तरीके से खुला रेबेलियन नहीं होता, तो शायद कांग्रेस आज और भी मजबूत स्थिति में होती। ओके। दरअसल बात यह है, जी। कि लड़ाई कैप्टन वर्सेस चन्नी नहीं है, लड़ाई कैप्टन वर्सेस सिद्धू हो चुकी है। सिद्धू। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे कैप्टन हावी रहते चाहे सिद्धू हावी रहते, कुछ ना कुछ वोट बैंक का नुकसान अब तय हो गया था। ये लड़ाई ही इस प्रकार की थी, एक राजनीतिक लड़ाई। तो अब इसमें कांग्रेस कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। उन्होंने अपना सबसे मजबूत दांव खेल दिया है, और अब वो उम्मीद करेंगे कि शायद ये फलित हो अच्छे से। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और है कि साहब नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने ये पूरा जिस तरीके से एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने के लिए मिला पंजाब में, उसमें जो उनका रोल रहा, तो उनके जो समर्थक हैं वो कहते रहे कि साहब सिद्धू साहब तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं उनके जो विरोधी हैं वो कहते रहे साहब ये तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच गए, आपने सर्वे किया, तो फिर सीएम के तौर पर पसंद में नवजोत सिंह सिद्धू, जनता उन्हें किस तरीके से आंक रही है कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, जनता में ऐसा होता है कि देखिए, आज से जब हम कुछ समय पहले जब जनता के बीच में गए थे और पूछा था भाई सीएम कैंडिडेट कौन होंगे, तो उस वक्त जो है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से कुछ पहले दो नेताओं में आते थे। लेकिन आज हम जब पूछते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी नंबर 1 कांग्रेस के नेता
आते हैं आंकड़ों में 20% समर्थन मिला है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले 15% समर्थन के साथ नंबर 2 पे थे, कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें, स्टेट में वो चौथे नंबर पे थे, तो आज वो तकरीबन 6 से 7% के बीच में बस रह गए हैं। और वही आंकड़ा कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी है कि वो 8% लोगों में अब उनका समर्थन रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सत्ता के साथ साथ समर्थन भी बदल गया है सीएम फेस। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपके आंकड़े में देख रही थी और उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है, जिसका पिछली बार जब हमने सर्वे किया था तो मेरे साथ यशवंत देशमुख थे इस डिजिटल टॉक में, तो उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि साहब गजब की बात है कि पंजाब के अंदर जो सबसे लोकप्रिय चेहरा बतौर सीएम निकल कर आ रहा है वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। और दिलचस्प ये कि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के लिए सीएम के तौर पर फेस दिया नहीं गया है, और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इस बार भले ही मामूली लेकिन और बढ़ गई है, और भगवंत मान की लोकप्रियता भले ही मामूली लेकिन घटी है। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि जो समर्थक भी होता है वो भी ये सोचता है कि मेरे नेता को का कितना एक तरीके से कह सकते हैं चांस है आगे आने का। तो समय के साथ क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी पंजाब जो है इकाई है, उन्होंने जैसा कि सब लोग मान रहे थे कि भगवंत मान शायद सीएम कैंडिडेट होंगे, तो वो नहीं अनाउंस हो रहे। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि समर्थक वर्ग छिटकता है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या है कि चुनाव आते दिखते हुए लोगों को ये दिख रहा है कि संगठनात्मक तौर पे कौन सी पार्टी आगे है या कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई में दिख रही है पंजाब में। तो कहीं ना कहीं जो उसके राष्ट्रीय नेता हैं वो भी उसी के साथ ही एक पॉपुलैरिटी की जैसे कहते हैं बहाव में उनका भी नाम फिर आ जाता है। बिल्कुल। तो नंबर 1 पे आता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण तस्वीर जो पंजाब से उभर रही है वो ये कि कांटे की टक्कर पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रही है। और जो 5 राज्य जिसमें से 4 तो बीजेपी की सत्ता, उन चारों राज्यों में सिर्फ एक पंजाब ही ऐसा जहां पर कांग्रेस का राज था, वो राज्य फिलहाल कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर पंजाब में उभर रही है। चलिए अब मैं आ जाती हूँ सबसे महत्वपूर्ण राज्य की तरफ जिसके जरिए होकर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी राज्य में है। इतिहास बना रहा है क्या उत्तर प्रदेश? लगातार दूसरी बार दशकों बाद क्या योगी बीजेपी को सत्ता में पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश? मनु, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे जो आंकड़े हैं वो लखीमपुर खीरी में जो एक इवेंट हुआ उसके पहले के हैं। तो जैसा कुछ विश्लेषक अब कह रहे हैं और एक लोगों में बात चल रही है कि इस घटना का कोई ना कोई असर तो होगा। तो वो अभी तक हमारे आंकड़ों में हमने कैप्चर नहीं किया। उसके बारे में हम बात अगले महीने की करेंगे। लेकिन उससे पहले का उस दिन तक का जो आंकड़े की अगर हम बात करें तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल, एक आसान जीत की तरफ बढ़ रही है। स्वीप नहीं है लेकिन बहुत आसान जीत की तरफ बढ़ रही है। तो उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है तकरीबन 40-42% का, वो नहीं छिटक रहा, वो नहीं टूट रहा। बिल्कुल, वो इंटैक्ट है, यूनिफाइड है और वो वोट करेगा अपनी ही पार्टी के लिए भी। इस बार वो घर नहीं बैठ रहा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी गेन कर रही। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर पिछली बार की बनिस्बत बढ़ रहा है और वो गेन जो आ रहा है वो ज्यादातर आ रहा है बीएसपी के खाते से। तो अक्सर अब तक हम जब यूपी की राजनीति की बात करते आए हैं तो बीएसपी और एसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक ही जिसे कहते हैं श्वास में एक साथ ही नाम लिया जाता था। लेकिन इस पर कुछ ऐसा लगता दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य पोल, मुख्य धड़ा बन रहा है ऑपोजिशन का, और उनके अराउंड जो है ऑपोजिशन अब सारी एक तरीके से जुड़ रही है। अब इसमें क्या है कि वोट शेयर तो बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ पा रहे कि वो चैलेंज कर सकें। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा मनु कि अभी जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि साहब ये पॉलिटिकली बहुत प्रभाव डालेगी घटना उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य की सियासत में, उससे पहले ही अभी तक के जो आंकड़े हैं आप ही के सर्वे के, वो ये दिखा रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले करीब 100 सीटें कम है बीजेपी। वो ये दिखा रहे हैं पिछली बार के मुकाबले करीब 100 सीटें आगे है समाजवादी पार्टी।
तो ये क्या बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी मानी जाएगी? देखिए, जो पिछला 2017 का चुनाव था हम्म, वो एक वेव का चुनाव था। ओके। इस बार जो बीजेपी की सीटें हैं, जो अभी अभी तक का हमारा आंकड़ा है, उस प्रोजेक्शन में 100 नहीं तकरीबन 80 सीटें कम हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी शायद 86 सीटें ज्यादा मैंने ले वही रही है करीब पिछली बार। करीब 100 बोला मैंने। जी 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 जी। जी जी जी। तो वो अब उसमें कारण क्या है कि एक वेव इलेक्शन था। वेव इलेक्शन के साथ साथ कोई भी नाराजगी का कारण नहीं था बीजेपी के प्रति 2017 में। इस 17। बार क्या है कि हम देखते हैं कि अगर रीजनल एक कॉम्पोजिशन की बात करें तो वेस्टर्न यूपी और रोहिलखंड में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ऑपोजिशन, खासकर वेस्टर्न यूपी, रोहिलखंड में फिर भी भाजपा आगे है, लेकिन वेस्टर्न यूपी की जो 75 सीटें हैं वहां पर एक थोड़ा सा समीकरण बदलता देख रहे हैं। वहां पे ऑपोजिशन ज्यादा सीटें शायद ले जा रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे रीजन्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी एक सिक्योर लीड में है, रोहिलखंड में भी लीड में है। तो उस हिसाब से हो ये रहा है कि एक रीजन में अच्छा कर रही है ऑपोजिशन और बाकी रीजन्स में थोड़ा थोड़ा गेन है। तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो एक गेन बहुत बड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है कि भाई अरे 80 सीट कैसे, लेकिन अगर बांट देते हैं रीजन्स के अक्रॉस तो फिर वो गेन उतना बड़ा नहीं रह जाता ठीक है। और एक फिर भी कंफर्टेबल एक मार्जिन दिखता है। ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान कितना अहम फैक्टर इस चुनाव में? ये दो सवाल। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह जिसे कह सकते हैं एक यूएसपी जो जो योगी सरकार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर रहा है। ओके। और लॉ एंड ऑर्डर के आसपास इर्द गिर्द ही आप देखेंगे कि सवाल और जवाब उठते आए हैं राजनीतिक जो यूपी में थे। चाहे उसमें एनकाउंटर पॉलिसी हो, चाहे उसमें हम बात गोरखपुर करें में कि भाई कारोबारी की हत्या का मामला हो। गोरखपुर में क्या हुआ बिल्कुल। या फिर कानपुर में क्या हुआ। तो बिल्कुल। इस प्रकार की जो सारी घटनाएं हैं वो एक बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी में वो एक मुख्य मुद्दा रहा है पिछले 4-5 साल में। हम्म। और अब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ी कोई एक समस्या सरकार को घेरती नजर आ रही है। हम्म। कि लखीमपुर खीरी में जैसा कुछ हुआ है उसमें एक एक स्नैप पोल में हम लोगों ने जब लोगों से पूछा कि आपको क्या लग रहा है, तो लोगों को यही लगा कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं नैरेटिव सरकार के हाथ से फिसला है जो अभी तक उनके हाथ में बहुत मजबूती से था। तो वो जो नैरेटिव है, वो जो एक मुद्दा है, उस पे विपक्ष भी अब तक सरकार को घेर नहीं पाया था और सरकार भी बड़ी मजबूत थी। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये नैरेटिव ये बरकरार रहेगा या ये हाथ से फिसलेगा। ये और आपने वहीं पे स्नैप शायद पोल का यूपी जिक्र किया का। है ना? ये मैं यहाँ पर जरा अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि ये जो अभी सी वोटर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे के, इसमें लखीमपुर वाला मामला जो है उसकी गिनती नहीं हुई है। उसका असर अभी नहीं। अभी जो आप हमारा सर्वे देख रहे हैं इस महीने का, अक्टूबर का, उसमें इस मुद्दे को लेकर किसी तरीके की राय या उसके असर आंकड़ों में आपको हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो मुद्दा हुआ तब तक हमारा ये इस महीने का सर्वे बंद हो चुका था। तो अभी लखीमपुर खीरी से सरकार को कितना नुकसान, किससे कितना फायदा, इसके बारे में अभी हम कोई बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन किसान जो मुद्दा है वो आपको लगता है कि, जाहिर सी बात है नाराजगी तो भाई केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार को लेकर ही उनसे मांग है कि साहब आप वापस लीजिए, राज्य सरकार का उसमें कोई डायरेक्ट भूमिका है नहीं। तो किसानों की नाराजगी, इसका कोई असर आपको लगता है इस चुनाव के अंदर यूपी में? देखिए, देखिए किसान जो हैं अगर हम देखें तो किसान आंदोलन वेस्टर्न यूपी में ज्यादा मुखर और प्रखर है और बाकी क्षेत्रों में कम है। और वेस्टर्न यूपी में जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके ज्यादा मुखर होने का कारण है कि वहां पर आंदोलन को जो है एक तरीके से कहें तो जो वहां के जाट मतदाता हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और वही लीड कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल। चेहरा बन गए नेतृत्व राकेश की भी बात टिकैत। करें तो हाँ। टिकैत उनके मूवमेंट का चेहरा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक जातीय समीकरण जो भाजपा ने 2017 में बनाया था या उससे पहले 14 में बनाया था लोकसभा चुनाव में, वो बिखरता नजर आ रहा है। उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। तो किसानों का मुद्दा जो है वो एक तो मतदाता, जो किसान मतदाता है उनके बिखराव से भाजपा को नुकसान दे रहा है। और दूसरा, हमने बार बार जब भी आम जनता को पूछा जिसमें गैर किसान वर्ग की भी बात कर ले, तो एक बड़े तौर पे जो लोगों की संवेदना है वो किसानों के साथ ही नजर आई।
कहीं ऐसा नहीं नजर आया कि भाई अगर कोई गैर किसान है तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा है कि किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक जय जवान जय किसान वाला एक 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 नारा है, उसको हमने डेटा में भी देखा है कि जनता जो है वो इतनी आसानी से इस नैरेटिव को नहीं ले रही कि किसान ही 100% गलत है। ठीक है, तो क्या इस उसका इस इस सर्वे में आपने क्या ये असेस करने की भी कोशिश की है कि मोदी फैक्टर, उसका क्या रोल नजर आ रहा है, कोई ऐसा असेसमेंट? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर या कह सकते हैं उनसे ज्यादा प्रखर इस वक्त कोई नेता नहीं है। कोई एक है नहीं, तरीके हाँ। से उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसी ग्लू है जिससे पूरी पार्टी जुड़ी है और ओके। मतदाता वर्ग जुड़ा है। हाँ। तो और उसका कारण क्या है कि एक तो उनकी सर्विस डिलीवरी, दूसरी उनका एक हेड्स एंड शोल्डर जिसे कह सकते हैं ऊपर होना एक एक आम पॉलिटिक्स से। अक्सर ये देखते हैं कि जब नेता जो होता है एक लोकल राजनीति में या कुछ ही कह सकते हैं छोटे मुद्दों में फंस जाते हैं तो फिर उनकी छवि थोड़ी नीचे हो जाती है। लेकिन मोदी जो है वो अब शायद इतना ऊपर जा चुके हैं, वो इतने ऊंचे स्तर के हो चुके हैं कि वो एक जिसे कह सकते हैं पेट्रियार्क के रोल में आ चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई वो नेता हैं। जब बोलते हैं कि नेता कौन है तो बोलते हैं भाई मोदी जी। ठीक है जी, तो उस ठीक है। तरीके का एक एक हम देखते हैं। अच्छा, बाकी दो राज्यों की अगर बात की जाए, गोवा, मणिपुर, वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, गोवा का समीकरण सबसे पहले उठाते हैं क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक चीज होती देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे देखिए जीत तो भाजपा रही है इस वक्त, लेकिन वो जीत क्यों रही है वो साफ इसलिए है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दूसरे नंबर पे वोट शेयर लेके जा रही है। यानी कि मुख्य ऑपोजिशन इस वक्त गोवा में आम आदमी पार्टी बन रही है तकरीबन 22 से 23% का वोट शेयर लेकर। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे है 37% का वोट शेयर, और कांग्रेस तीसरे पायदान पे चली गई है गोवा में। तो गोवा एक ऐसा राज्य जहां ये सोचा जा रहा था कि शायद कांग्रेस वापसी कर सकती है, क्योंकि मनोहर पार्रिकर जी के बाद वहां पे जिसे कह सकते हैं कि बड़े नेतृत्व की एक 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 कमी थी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीच में आके वो सारा समीकरण जो है उलट दिया है। तो गोवा हम देख रहे हैं कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है। ठीक है। तकरीबन 26 सीटें जो है वो वहां पे ले जाएंगे और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से वापस आ जाएंगे। मणिपुर और में मणिपुर मामला की फंस रहा है। मणि हाँ, मणिपुर की बात करें तो मामला फंसता दिख रहा है। वहां पर दोनों ही पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनका वोट शेयर पिछली विधानसभा के मुकाबले स्टैटिक है। तो आसपास सीटें आ रही हैं, त्रिशंकु विधानसभा है। यहाँ पर जो किंग मेकर है वो एनपीएफ साबित होगी, जो नागा पार्टी है वहां पे, नागालैंड पार्टी। तो उनका जो है रोल होगा, जो वो जिस अलायंस के पास जाएंगे मेरे ख्याल से सत्ता उसी अलायंस के पास आएगी। इस वक्त जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी जो जो मैजिक फिगर है उससे 2-3 सीट पीछे रह जाएगी, कांग्रेस थोड़ा और पीछे आएगी, लेकिन जो किंग मेकर है वो एनपीएफ होगी यहाँ पे ठीक है। मणिपुर में। तो हमने कमोबेश पांचों राज्यों की बात कर ली है, एक जो बड़ी तस्वीर है उसको लेकर। तो पिछली बार मतलब सितंबर के मुकाबले अभी अक्टूबर में अब जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो तस्वीर उभरती हुई हमें नजर आ रही है उसमें यही है कि कांग्रेस का जो फासला था पंजाब के अंदर, सत्ता में तो अभी नहीं दिख रही है वापस आएगी, वो थोड़ा कम हुआ है सत्ता से। मतलब मामला और बराबरी का आ रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मणिपुर के अंदर भी कांग्रेस जो है फाइट में आती हुई बीजेपी के साथ नजर आ रही है। और कुल मिलाकर पिछली बार जो स्कोर क्लियर कट बीजेपी के लिए चार चार राज्य तो दिख ही रहे थे जाते हुए बीजेपी के खाते में। एक 4-1 का जो तस्वीर उभर रही थी वो इस बार 3-2 हो रहा है अब बीजेपी के लिए। ये कहा जा सकता है कि अभी मनु। देखिए, ये कह सकते हैं कि 3 में वो आगे हैं और 2 में देखिए, एक तो हाँ पंजाब में वो नहीं जीत सकते, पंजाब में हाँ। बहुत पीछे हैं। हाँ। मणिपुर में ये कह सकते हैं कि मामला 50-50 है। पहले ओके। जो था वो भारतीय जनता पार्टी की वहां पे एक एक बढ़त थी, लेकिन इस वक्त शायद 50-50 है। और कांग्रेस जो है उनके लिए पंजाब एक लॉस की तरफ ज्यादा दिख रहा था, वहां पे थोड़ा सा आगे वो आए हैं। लेकिन अभी भी जिसे कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के रेबेलियन के कारण
वो पूरी तरह से एक विनिंग पोजीशन नहीं ले पा रही। नहीं ले पाए, लेकिन क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस पंजाब में बैक ऑन ट्रैक है, ये दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों से? इट्स बैक ऑन ट्रैक जी, कहीं ना कहीं वापसी तो करी है, वो कहीं ना कहीं वापसी की है। जो उन्होंने एक लीडरशिप बदली है, उससे एंटी इनकम्बेंसी का फर्क आया है, और दूसरा जो है दलित मतदाता जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, तो अब अगले महीने जब हम ये आंकड़े लेकर आएंगे दर्शकों के लिए, तो आपको क्या लगता है किन पॉइंट्स पर, किन बिंदुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए? देखिए, अब मुख्य बिंदु मेरे ख्याल से एक तो ये होगा कि लखीमपुर खीरी की जो घटना थी और उसके बाद से जो एक किसान आंदोलन का एक दशा और दिशा होगी, वो हमें देखनी होगी, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्धारित होगा। दूसरा है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का एक परफॉर्मेंस दे रही है, क्या वो जारी रखेगी? क्योंकि उत्तराखंड में वो तीसरे नंबर पे आते दिख रहे हैं, गोवा में दूसरे नंबर पे आते दिख रहे हैं, और पंजाब में पहले और दूसरे की लड़ाई में। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 राज्यों में अपनी छाप छोड़ रही है, और बहुत कुछ उनके प्रदर्शन से निर्धारित होगा, दो राज्यों में तो कम से कम। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर, गोवा में दूसरे नंबर पर, पंजाब की अगर बात की जाए तो टक्कर का कांटे की लड़ाई के अंदर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जहां उसके चांसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं, वहां पर कोई चेहरा दे पाती है या नहीं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पंजाब के अंदर अगले महीने जब हम आपके लिए सर्वे के आंकड़े लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल से मनु मेरी बात से सहमत होंगे कि साहब कांग्रेस की जो अंदरूनी सिर फुटअव्वल है वो किस हद तक कंट्रोल हुआ, उससे कांग्रेस की आगे की दिशा तय होगी। और बीजेपी के लिए फिलहाल अभी तक के जो मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए खास तौर से, तो ये लखीमपुर के अंदर जिस तरीके की हिंसा हुई है और उसके बाद विपक्ष के निशाने पर राज्य सरकार आई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरीके से कटघरे में सवालों के जरिए सरकार को खड़ा किया गया है, तो वो देखना पड़ेगा कितना प्रभाव डालता है वोटर के मन पर। फिलहाल गोवा में बीजेपी कंफर्टेबली सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सी वोटर के इस अक्टूबर के महीने के ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं इनको डिकोड करने के लिए। थैंक यू सो मच मनु फॉर जॉइनिंग अस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।